नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यहां आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक वर्ल्ड हिस्ट्री जिसमें चैप्टर नंबर 27 का भाग 2 अरब प्रदेश, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसका आज भाग 2 हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है वीडियो में मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वॉइस जो है आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, तो चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर नंबर 27 जो कि लास्ट चैप्टर है, इसका भाग 2 अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन, इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि स्पष्ट दिखे। चलिए, अंध महाद्वीप के नाम से अभिहित अफ्रीका महाद्वीप के विपुल प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का अनेक उपनिवेशवादी ताकतों यथा फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश, इंग्लिश, पुर्तगाली आदि ने सदियों तक अपनी समृद्धि एवं ऐशो आराम के लिए शोषण किया। उसके बदले में जाते जाते सामाजिक अलगाव, अंतर्जातीय नफरत, फूट एवं टकराव का तोहफा दे गए, किंतु शीघ्र ही यहाँ राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ और कुछ ही वर्षों में यहाँ के अधिकांश देश स्वतंत्र होने लगे। आगे, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इस महाद्वीप के सभी भागों के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग रखी। राष्ट्रवाद की इस लहर का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि अगले कुछ वर्षों के भीतर लगभग सभी अफ्रीकी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। आगे, अफ्रीका का बंटवारा यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सर्वप्रथम बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने अफ्रीका में रुचि प्रदर्शित की। उसने अफ्रीका में अन्वेषण के कार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में 1876 ईस्वी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में मध्य अफ्रीका में खोज एवं सभ्यता के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष स्वयं लियोपोल्ड द्वितीय बना। लियोपोल्ड द्वितीय ने अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन समिति की ओर से स्टैनली को कांगो के क्षेत्र में खोज का कार्य करने के लिए नियुक्त किया। बेल्जियम की इस कार्यवाही के फलस्वरूप फ्रांस, पुर्तगाल, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी भी अफ्रीका के विभिन्न भागों की छीना झपटी में सम्मिलित हो गए। वास्तव में लियोपोल्ड द्वारा कांगो की घाटी में अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित करने के प्रयत्न से ही अफ्रीका के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ हुई। फ्रांस ने भी कांगो के दक्षिण किनारे पर अपना प्रभाव स्थापित करना आरंभ कर दिया था। आगे है, पुर्तगाल ने भी कांगो के कुछ प्रदेशों पर अपना दावा प्रस्तुत किया। जुलाई 1884 ईस्वी में अफ्रीका के बंटवारे की समस्या पर विचार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आमंत्रित करने की मांग की गई। इसी के फलस्वरूप नवंबर 1884 ईस्वी से फरवरी 1885 ईस्वी तक बर्लिन सम्मेलन का आयोजन हुआ। बर्लिन सम्मेलन 1884 से 1885 ईस्वी का उद्देश्य कांगो और नाइजर नदियों पर व्यापार और नौचालन की स्वतंत्रता एवं अन्य औपनिवेशिक समस्याओं पर विचार करना था। इसमें स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी राष्ट्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
लंबे विचार विमर्श के पश्चात एक सामान्य आचार संहिता तैयार की गई। यह आचार संहिता बर्लिन एक्ट के नाम से जानी गई, जिसकी प्रमुख बातें निम्न थी। आगे पहला पॉइंट, कांगो फ्री स्टेट, जिसमें कांगो घाटी का अधिकांश भाग सम्मिलित था, पर अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का अधिकार मान लिया गया। आगे नंबर 2, कांगो घाटी में सभी राज्यों को व्यापार और नौचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई। आगे तीसरा पॉइंट, नाइजर नदी के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि उसके ऊपरी भाग पर ब्रिटेन और निचले भाग पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। बर्लिन सम्मेलन में अफ्रीका के निर्वासियों के नैतिक तथा भौतिक कल्याण के लिए भी चिंता प्रकट की गई थी और वहां के निवासियों की शैक्षणिक और भौतिक उन्नति करना अपना मुख्य उद्देश्य बतलाया गया। परंतु वास्तव में यूरोपीय राष्ट्रों ने बड़ी निर्दयता के साथ अफ्रीका के निवासियों का शोषण आरंभ कर दिया। 1914 ईस्वी तक अबिसीनिया और लाइबेरिया को छोड़कर समस्त अफ्रीका को यूरोपीय देशों ने आपस में बांट लिया। अफ्रीका को यूरोपीय देशों ने इस प्रकार बांटा: ब्रिटेन, मिस्र, सूडान, दक्षिण अफ्रीका, रोडेसिया, केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, गोल्ड कोस्ट, नेटाल, ट्रांसवाल थे ब्रिटेन को, और फ्रांस को दोस्तों अल्जीरिया, मोरक्को, गायना, आइवरी कोस्ट, ट्यूनिस, फ्रेंच कांगो। ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया। जर्मनी को दोस्तों कैमरून, टोगोलैंड, जंजीबार। इटली को दोस्तों इरिट्रिया, पूर्वी सोमालीलैंड, ट्रिपोली तथा साइरिनिका, वर्तमान लीबिया। ठीक है, पुर्तगाल को दोस्तों अंगोला, मोजाम्बिक। स्पेन को मोरक्को में टेंजियर का कुछ भाग। आगे साम्राज्य विस्तार के दौड़ में इंग्लैंड सबसे आगे रहा। अफ्रीका के विभाजन की एक विशेषता यह थी कि संपूर्ण अफ्रीका का बंटवारा बिना युद्ध किए ही हो गया था। ठीक है, यह बंटवारा शीघ्रता के साथ हुआ। केवल 25-30 वर्षों में इतना विशाल भूभाग बांट लिया गया। ठीक है दोस्तों, एक फिगर है उसको हम लोग देखते हैं। अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद 1914, इसका फिगर है दोस्तों, इसको थोड़ा आराम से देखते हैं। ये दोस्तों फिगर छोटा कर दिया मैंने, आराम से आप लोग देख लीजिए। फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, अबिसीनिया है, सोमालिया है, कॉन्गो है, कैमरून है, फिर आपका रोडेसिया है, साउथ अफ्रीका है, लिबेरिया है। ठीक है, ये इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, जर्मनी, इटली। ठीक है, अफ्रीका में यूरोपीय साम्राज्यवाद 1914 का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उत्थान देख लेते हैं। अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उत्थान, चलिए। अफ्रीकी राष्ट्रवाद विदेशी आधिपत्य, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। अफ्रीका में राष्ट्रवाद के उत्थान को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, यूरोपीय जातियों के साथ संपर्क ने अफ्रीकियों में आधुनिकता की भावना उत्पन्न कर दी। दूसरा, यूरोपीय आधिपत्य के दौरान गोरे लोगों द्वारा अफ्रीका वासियों का सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक शोषण किया गया। नंबर 3, युद्धोत्तर काल में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण यूरोपीय शक्तियाँ क्षीण हो गई थीं, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद की पकड़ ढीली हो गई। नंबर 4, एशिया में हो रहे राष्ट्रीय जागरण के सीधे प्रभाव के परिणाम स्वरूप अफ्रीका में पुनरुत्थान की भावना पनपने लगी। अफ्रीकी राष्ट्रवाद को कबीलावाद, जातिवाद, आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन
तथा सैनिक तानाशाही का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इन रुकावटों से अफ्रीका को मुक्ति दिलाने का केवल एक ही विकल्प था और वह था पान अफ्रीकावाद, जिसका अर्थ है कबीलावाद को पूरी तरह नष्ट करना और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की समस्याओं को क्षेत्रीय एवं संकुचित राष्ट्रीय समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण समझना। अफ्रीकी देशों की समस्याओं में एक प्रमुख समस्या रंग भेद एवं प्रजाति या नस्ल भेद की अथवा गोरे काले की समस्या है। यह समस्या यूरोपीय शक्तियों द्वारा ही उत्पन्न की गई थी। जो यूरोपीय लोग यहाँ आकर बसे थे वे शासक वर्ग थे। ठीक है, आगे देखते हैं। शासक वर्ग थे आगे। अतः स्थानीय निवासियों पर मनमाना अत्याचार करते थे। यूरोपीय जातीय उच्चता की भावना के कारण स्थानीय जनता का शोषण करते रहे। दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद अथवा गोरे काले की समस्या से सबसे ज़्यादा जूझना पड़ा है। दक्षिण अफ्रीका एक बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। जुलू समुदाय दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। अफ्रीका में साम्राज्यवाद के प्रसार से उत्पन्न श्वेत अश्वेत की समस्या यहाँ लंबे समय रही है। दक्षिण अफ्रीका संघ की स्थापना 31 मई 1910 को बोअर युद्ध के उपरांत ब्रिटिश संसद के एक कानून के अंतर्गत की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्ता पर गोरे लोगों का एकाधिपत्य रहा है, जबकि काला व्यक्ति यहाँ दूसरी श्रेणी का नागरिक समझा जाता था। जोहानस स्ट्रेजडोम के शासनकाल 1954 से 1958 ईस्वी को श्वेत श्रेष्ठता की मदान्धता का सबसे भयंकर काल बताया गया है। दक्षिण अफ्रीका के काले लोग शस्त्रहीन एवं संगठनहीन थे, अतः आसानी से विद्रोह नहीं कर सकते थे। सन 1994 के राष्ट्रपति चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में यहाँ प्रथम बार एक लोकतांत्रिक एवं अश्वेत सरकार का गठन हुआ। इस प्रकार 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक शासन समाप्त हो गया तथा नए चुनावों के बाद अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने। ठीक है। नोबल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला अश्वेतों की की समस्याओं एवं मानसिकता से सुपरिचित थे। वे उनके लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जहां गरीबी, भूखमरी, बीमारी, हिंसा के लिए कोई स्थान न हो। 1960 ईस्वी के दशक में शीत युद्ध के युग में बड़ी बड़ी शक्तियां नवोदित स्वतंत्र अफ्रीका के राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व राष्ट्रों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर मोहरों के रूप में करना चाहती थी। एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और गुटबाजी से अलग रहने में ही अपना हित मानते थे। अतः इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को गति प्रदान की, लेकिन फिर भी अफ्रीका के कुछ राष्ट्र पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा से आकृष्ट हुए। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया आदि में स्थानीय साम्यवादी दलों का प्रभाव बढ़ा। उपनिवेशवाद, रंग भेद तथा आर्थिक शोषण के अवशेषों का उन्मूलन करने के लिए जनता को साम्यवाद आकर्षित करता है। दूसरी ओर अमेरिका व अन्य देशों ने भी आर्थिक सहायता के नाम पर यहाँ लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। अफ्रीका के देश अमेरिका के इस प्रचार प्रसार से प्रभावित होकर इस
खेमे में आ गए। फरवरी 1963 ईस्वी में मोसी यानी टांगानिका, क्या दोस्तों, टांगानिका में एक अफ्रीसियाई एकता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के देशों की एकता बनाए रखना तथा दोनों विरोधी गुटों से अपनी रक्षा करना था। अफ्रीकी देशों के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम था कि 1960 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक 38 नए राज्यों का जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा मई 1963 ईस्वी में 32 अफ्रीकी देशों ने आदिस अबाबा सम्मेलन में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाना, उपनिवेशवाद को समाप्त करना तथा सदस्य देशों की स्वाधीनता के लिए कार्य करना था। जुलाई 2002 में इस संगठन को भंग कर दिया गया और इसकी जगह अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन ने ले ली। ठीक है दोस्तों, आगे अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व के मामलों में अपने लिए एक प्रभावशाली भूमिका प्राप्त करना है। यद्यपि अफ्रीकी देशों की आंतरिक अस्थिरता और पिछड़ेपन के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर सके हैं, फिर भी अफ्रीका आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अपने इतिहास के किसी भी पूर्ववर्ती काल की अपेक्षा अधिक प्रभावित कर रहा है। माऊ विद्रोह कीनिया के उग्र राष्ट्रवादियों का आंदोलन था, जिसमें श्वेत लोगों की बड़ी संख्या में हत्याएं की गई। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमारा अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होता है। ठीक है, अब है दोस्तों हमारा दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन। इसको भी दोस्तों हम लोग इसी भाग में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं होगा। चलिए, दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन में दक्षिण पूर्व एशिया भारत के पूर्व में बर्मा से फिलीपीन तक एवं चीन के दक्षिण में वियतनाम से इंडोनेशिया तक के क्षेत्र का सामूहिक नाम है। इस क्षेत्र में बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि देश स्थित हैं। आज भी इस क्षेत्र में भारतीय, चीनी, थाई, बर्मी, मलय, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि जातियों के लोगों की आबादी है। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन चीनी सभ्यता तथा भारतीय सभ्यता के साए में पला है। भारत प्रभावित बृहत्तर भारत का विकास इसी क्षेत्र में हुआ, जिसके चिन्ह अभी भी अनेक स्थानों पर मिलते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, मलय, इंडोनेशिया आदि देशों में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति विकसित हुई। आगे टोनकिन, अनाम और कोचीन चीन में चीनी संस्कृति का प्रसार हुआ। वर्तमान में ये तीनों संयुक्त रूप से वियतनाम के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया का ये फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया का फिगर। इसको ध्यान से देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया का ये फिगर है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। वियतनाम के रूप में जाने जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। फिगर ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट ज़रूरी है। प्रारंभ में दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर यूरोपवासी मुख्यतः मसालों के कारण आकर्षित हुए। दक्षिण पूर्वी एशिया में यूरोप के निवासियों का आगमन 15वीं शताब्दी में हुआ।
इनमें अग्रणी रहे। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में सामरिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मलका द्वीप पर कब्जा कर लिया। अब मलका दक्षिण पूर्वी एशिया में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आगे 1602 ईस्वी में बर्टल कामस्टर के अधीन एक ब्रिटिश जहाजी बेड़ा सुमात्रा द्वीप में पहुंचा और इसने बांटम में एक कोठी निर्मित की। आगे दोस्तों 1682 ईस्वी तक बांटम ब्रिटिश व्यापार का मुख्यालय बना रहा। इस क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हॉलैंड भी पीछे नहीं रहा और इस क्षेत्र में प्रथम डच अभियान 1599 ईस्वी में हुआ, जिसका अध्यक्ष कॉर्नेलियस डी हुटमैन था। डचों की कोठियाँ बांदा, अम्बोयना आदि में स्थापित हो गई। डच कंपनी का तेजी से विस्तार हुआ और उन्होंने शीघ्र ही मसालों के क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया। डच गवर्नर जनरल पिंटो कोएन ने बटाविया की नींव डाली। 17वीं सदी में 4 डच अंग्रेज युद्ध हुए। अंत में प्रायः सारे दक्षिण पूर्वी एशिया से ब्रिटिश व्यापारियों का निष्कासन हो गया और डच एकाधिकार की स्थापना हो गई। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया और हिंद चीन 2 बड़े समृद्ध और महत्वपूर्ण राष्ट्र थे। हिंद चीन दक्षिण पूर्वी एशिया में फ्रांस के अधीन वह भूभाग था जो वर्तमान में स्वतंत्र देश वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस के नाम से जाना जाता है। उस समय इस राज्य के 5 मुख्य भाग थे: टोनकिन, अनाम, कोचीन चीन, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, टोनकिन, अनाम और कोचीन चीन तीनों संयुक्त रूप से वर्तमान में वियतनाम के रूप में जाने जाते हैं। फ्रांस की अधीनता में होने के कारण ये पांचों प्रदेश यद्यपि एक ही राज्य के अंग थे, पर प्राचीन समय में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक नहीं थे। टोनकिन, अनाम और कोचीन चीन पर चीनी सभ्यता का प्रभाव था और कंबोडिया और लाओस के प्रदेशों पर भारतीय सभ्यता का। वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम वान लोग साम्राज्य के नाम से हुआ। इस साम्राज्य पर होंग बोंग वंश के शासकों ने 2879 ईसा पूर्व से 258 ईसा पूर्व तक शासन किया। बहुत लंबा दोस्तों, बोंग वंश ने बहुत लंबा शासन किया। 2879 ईसा पूर्व से 258 ईसा पूर्व तक शासन किया। लगभग दोस्तों 2600 साल तक शासन किया। आगे दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों के समान हिंद चीन या इंडो चाइना के समुद्र तट पर भी 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल के लोगों ने आना जाना आरंभ कर दिया था। आगे पुर्तगाल के पश्चात हॉलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के व्यापारी भी इस देश में व्यापार के लिए आए थे, पर उन्होंने भी वहां अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। निष्कर्ष रूप में कहे तो 18वीं शताब्दी के मध्य तक हिंद चीन की स्वतंत्रता अक्षुण्ण बनी रही। हिंद चीन में फ्रांस की वास्तविक राजनीतिक सत्ता 1747 ईस्वी से 1858 ईस्वी के बीच स्थापित हुई। 19वीं शताब्दी का अंत होने से पूर्व ही संपूर्ण इंडो चाइना पर फ्रांस का अधिकार हो गया। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का उदय 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही माना जाता है। यह राष्ट्रीयता सर्वप्रथम अनाम और टोनकिन में प्रकट हुआ।
ठीक है, प्रकट हुई। आगे दोस्तों, चीन के राष्ट्रवादी आंदोलन से भी यहाँ राष्ट्रीयता का विकास हुआ। रूस जापान युद्ध में जापान की विजय से भी यहाँ राष्ट्रीयता की भावना प्रोत्साहित हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले के दशक में हिंद चीन में राजनीतिक और आर्थिक आधार पर अशांति फैली हुई थी, किंतु यह राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध तक तीव्र गति प्राप्त नहीं कर सका। आगे है, पहला फ्रांसीसी शासन कोचीन चीन में स्थापित हुआ, जो एक उपनिवेश के रूप में संगठित हुआ। अनामी राष्ट्रीयता द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व विभिन्न उद्देश्यों वाली राजनीतिक पार्टियों में विभक्त हो गई थी, जिसमें एक पार्टी फाम्पिन हाउ तोनकिन पार्टी का उद्देश्य फ्रांस से अलग होने का नहीं था और जो केवल संवैधानिक सुधार चाहती थी। सबसे प्रमुख दल अनामी पार्टी जोंगुएन आई के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। यह पार्टी पूर्णतः संगठित थी और जिसकी आस्था कैंटन एवं मॉस्को में थी। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए द्वितीय महायुद्ध 1939 से 1945 ईस्वी एक वरदान सिद्ध हुआ। हिंद चीन इंडोनेशिया मलाया बर्मा आदि देश जो लंबे समय से पाश्चात्य साम्राज्यवाद के शिकार थे, जापान की विजयों के कारण उन्हें स्वतंत्र होने का सुअवसर प्राप्त हो गया। जापान ने इन देशों में कुछ समय के लिए अपना शासन स्थापित किया, लेकिन बाद में वहाँ ऐसी स्वतंत्र सरकारें स्थापित हुईं जो पाश्चात्य देशों के विरुद्ध जापान के साथ सहयोग करने को तैयार थी। मार्च 1945 ईस्वी में महायुद्ध की परिस्थिति ऐसी थी कि जापान के लिए अपने विशाल साम्राज्य और प्रभाव क्षेत्रों की रक्षा करना संभव नहीं रहा था। जर्मनी भी अधिक समय तक मित्र राष्ट्रों का मुकाबला नहीं कर सकता था। अतः अगस्त 1944 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था और जनरल द गाल के नेतृत्व में वहां फ्रांस की सरकार का पुनर्गठन किया गया। मार्शल पेटा की सरकार का पतन हो गया। जब 1945 ईस्वी में जापान ने अपनी सेनाओं को धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी एशिया से हटाना आरंभ किया तो मार्च 1945 में हिंद चीन से भी उसने अपनी सेनाएं बुला ली। अब यह संभव नहीं था कि हिंद चीन पर फ्रांस का प्रभुत्व पुनः स्थापित हो सके। इस स्थिति का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी देशभक्तों ने हिंद चीन की राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 2 सितंबर 1945 को वियत मिन्ह नाम से अपनी स्वतंत्र सरकार का गठन कर लिया। इस सरकार का नेता हो ची मिन्ह था। क्रांतिकारी अनुयायियों से अनाम के राजा या सम्राट बाओ दाई की सत्ता की उपेक्षा कर हिंद चीन में वियतनाम नाम के रिपब्लिकन राज्य की घोषणा कर दी और अपने को फ्रांसीसी आधिपत्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर लिया। फ्रांस हिंद चीन से हटना नहीं चाहता था। उसने हिंद चीन को एक यूनियन के रूप में परिवर्तित करने की योजना बनाई। इसके तहत फ्रांस उसके हिंद चीन के विविध संरक्षित राज्यों और कोचीन चीन को मिलाकर एक संघ यानी फेडरेशन बनाने की योजना थी। ठीक है, एक फिगर है दोस्तों यहाँ पे हो ची मिन्ह की ये फिगर है, देख लीजिए। हो ची मिन्ह ऐसे दिखते थे, हो ची मिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ थे। फेडरेशन बनाने की योजना थी। ठीक है, आगे है दोस्तों। हिंद चीन के राष्ट्रवादी नेता फ्रेंच यूनियन की इस योजना से सहमत नहीं थे। वे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। मार्च 1945 ईस्वी में जापानी सेनाएं हिंद चीन को छोड़कर चली गई थीं
अगस्त 1945 ईस्वी में जापान के आत्मसमर्पण के पश्चात हिंद चीन पर अधिकार स्थापित करने का काम मित्र राष्ट्रों को सौंपा गया था। ब्रिटिश सेनाओं को दक्षिणी हिंद चीन पर और चीनी सेनाओं को उत्तरी हिंद चीन पर अधिकार करना था। ब्रिटिश सेनाओं ने सबसे पहले सैगोन पर अपना अधिकार किया और वहां नज़रबंद फ्रांसीसी सेना को मुक्त किया। 1946 ईस्वी के आरंभ में फ्रांसीसी सेनाएं भारी संख्या में सैगोन पहुंच गई थी। वियतनामी सेनाओं ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था। एक भयंकर संघर्ष के उपरांत फ्रांसीसियों ने फ्रांसीसी सरकार की 23 मार्च 1945 ईस्वी की घोषणा के आधार पर वियत मिन्ह से समझौता वार्ता करने का प्रस्ताव किया, किंतु वियतनामियों द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। हनोई समझौता। उत्तरी हिंद चीन में जापान के प्रभाव का अंत कर नई व्यवस्था स्थापित करने का कार्य चीनी सरकार को सौंपा गया था। चीनी लोगों ने यह प्रयत्न नहीं किया कि वियतनाम सरकार के विरुद्ध संघर्ष करे, अतः उत्तरी हिंद चीन में वियतनामी सत्ता चलती रही। 6 मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस ने वियतनाम सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके अनुसार नंबर 1 फ्रांस ने यह स्वीकार किया कि वियतनाम रिपब्लिक की स्थिति एक स्वतंत्र राज्य की है और उसे यह अधिकार है कि वह अपनी पृथक संसद और पृथक सेना रखे। दूसरा, वियतनाम रिपब्लिक इंडो चाइनीज फेडरेशन के अंतर्गत रहेगी और इंडो चाइनीज फेडरेशन फ्रांसीसी यूनियन का अंग बनकर रहेगा। नंबर 3, फ्रेंच सेनाएं तोनकीन में प्रवेश कर सकेंगी। नंबर 4, समझौते के बाद जब फ्रांस और वियतनाम रिपब्लिक के पारस्परिक संबंध मैत्रीपूर्ण हो जाएं तो परस्पर बातचीत द्वारा यह तय किया जाए कि वियतनाम को अन्य विदेशी राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध रखना है। आगे दोस्तों, 6 मार्च 1946 ईस्वी का यह समझौता हनोई समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर वियतनामी लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और फ्रांस के विशेष दूत जीन सेंटेनी ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, आगे दोस्तों, इस समझौते के द्वारा दक्षिण में सैगोन पर और उत्तर में हनोई पर फ्रांसीसी सेनाओं का अधिकार हो गया और बीच का सारा भाग वियतनाम सरकार के शासन में आ गया था। यह समझौता अधिक समय तक स्थापित नहीं रह सका, अंततः हनोई समझौता भंग हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है फ्रांस तथा वियतनाम में युद्ध पुनः आरंभ हो गया। वियतनाम में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना इतनी प्रबल थी कि फ्रांस के लिए उसको दबाना संभव नहीं था। परिणाम यह हुआ कि हो ची मिन्ह और उसके साथियों ने छापामार युद्ध नीति का आश्रय लिया। आगे दोस्तों, आश्रय लिया। फ्रांस तथा वियतनाम रिपब्लिक का यह युद्ध दिसंबर 1946 में आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस के लिए यह संभव नहीं था कि संपूर्ण हिंद चीन पर वह पहले के समान अपना शासन स्थापित कर सके। अतः फ्रांस ने यह निश्चय किया कि हिंद चीन में एक ऐसी सरकार स्थापित कर दी जाए जो साम्यवाद की विरोधी हो और जो फ्रांस के आदेशों का अनुसरण करती हुई हो ची मिन्ह के विरुद्ध युद्ध को जारी रखने का कार्य कर सके। आगे 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अनाम के सम्राट बाओदाई त्याग पत्र देकर अपना शेष जीवन लंदन में व्यतीत करने के लिए गए हुए थे। लंदन में दिसंबर 1947 ईस्वी में फ्रांसीसी राजदूत और बाओदाई के बीच
वार्ता हुई जिसके अनुसार फ्रांसीसी सेनाओं द्वारा वियतनाम की रिपब्लिक सरकार को परास्त कर बाओ दाई को सम्राट बनाने का निर्णय लिया गया। 8 मार्च 1949 ईस्वी में फ्रांस के राष्ट्रपति विंसेंट आरियोल तथा बाओ दाई के बीच हिंद चीन के संबंध में एक संधि की गई। इस संधि के अनुसार हिंद चीन का शासनाधिकार फ्रांस ने बाओ दाई के सुपुर्द कर दिया। यद्यपि बाओ दाई फ्रांस की तरफ से हिंद चीन का शासक बना दिया गया था, पर इस देश के एक बड़े भाग पर हो ची मिन्ह की सरकार का अधिकार था। फ्रांस ने 1,00,000 सैनिक बाओ दाई की सहायता के लिए हिंद चीन भेज दिए। इन फ्रांसीसी सेनाओं का युद्ध हो ची मिन्ह से हुआ। आगे, इस समय तक सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन हिंद चीन में हो ची मिन्ह की सरकार को मान्यता दे चुके थे। ठीक है, किंतु अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने बाओ दाई की सरकार को स्वीकृत किया था। इस प्रकार हिंद चीन में पूंजीवादी और साम्यवादी प्रवृत्तियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ हुआ। जब 1950 ईस्वी में कोरिया का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका उसमें उलझ गया। वह अब फ्रांस के साथ मिलकर बाओ दाई की अधिक मदद नहीं कर सकता था। लाओस में भी एक साम्यवादी संगठन पाथेट लाओ स्थापित हुआ तथा कंबोडिया में खमेर ईसरक संगठित हुआ, जिनका वियतमिन्ह के साथ घनिष्ठ संबंध था। इस प्रकार इस क्षेत्र में युद्ध ने व्यापक रूप धारण कर लिया। 1953 ईस्वी के आरंभ में वियतमिन्ह फौजों ने दक्षिणी वियतनाम पर प्रचंड आक्रमण किया, जिसके कारण अब फ्रांसीसी विजय का सपना खत्म हो गया। 23 अप्रैल 1954 ईस्वी को जिनेवा में एक समझौता हुआ। हिंद चीन के भविष्य को लेकर बड़ी शक्तियों सहित 14 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन जिनेवा में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 26 अप्रैल 1954 ईस्वी से आरंभ हुआ और जुलाई 1954 ईस्वी में समाप्त हुआ। जिनेवा सम्मेलन 1954 ईस्वी में हिंद चीन के बारे में जो समझौता हुआ उसकी मुख्य व्यवस्थाएं इस प्रकार थीं। वियतनाम को 2 भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया गया। 17वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में हनोई नदी से सटा हुआ समूचा क्षेत्र उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को मिला और उसके दक्षिण का भूभाग वियतनाम गणराज्य को मिला। दोनों भागों के मध्य एक तटस्थ क्षेत्र की भी स्थापना की गई। वियतनाम से फ्रांसीसी सेना हटा ली जाए। दोनों पक्षों द्वारा संधि की शर्तों का पालन करने के लिए भारत की अध्यक्षता वाले एक त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की स्थापना की गई। पोलैंड और कनाडा इस आयोग के सदस्य बनाए गए। ठीक है, आगे है उत्तरी वियतनाम की साम्यवादी सरकार देश के एकीकरण के पक्ष में थी, परंतु दक्षिणी वियतनाम की अमेरिका समर्थक सरकार इस संबंध में उदासीन और एक सीमा तक एकीकरण के विरोध में थी। वियतनाम के एकीकरण के विरोध में 1960 ईस्वी में वियत कांग यानी राष्ट्रीय मुक्ति सेना नामक संगठन की स्थापना हुई। अंततः 1975 ईस्वी में वियतनाम में विगत लगभग
20 वर्षों से चले आ रहे गृह युद्ध का अंत हो गया। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। इंडोनेशिया को देखते हैं। फिलीपींस द्वीप समूह के दक्षिण और मलाया के दक्षिण पूर्व में जो बहुत से द्वीप पूर्व से पश्चिम की ओर हजारों मील तक फैले हुए हैं, वे इंडोनेशिया कहलाते हैं। इंडोनेशिया बहुल द्वीपीय राज्य है जिसमें अनेक द्वीप हैं। 5 मुख्य द्वीप जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलवेसी और न्यू गिनी है। इंडोनेशिया के विविध द्वीपों में सबसे अधिक समृद्ध तथा आबाद जावा है। उसका प्राचीन नाम यव द्वीप था। ठीक है। इंडोनेशिया पर हॉलैंड का शासन स्थापित हुआ। 4वीं शताब्दी में सुमात्रा में भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई थी जिसका नाम श्रीविजय था। 4वीं सदी में ही आगे देखते हैं। 4वीं सदी में ही बोर्निया में भी भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो गई थी। इंडोनेशिया में विदेशियों का आगमन। इंडोनेशिया के विविध द्वीपों में बौद्ध और पौराणिक धर्मों की सत्ता 15वीं शताब्दी तक चलती रही। 15वीं शताब्दी में अरब के मुसलमान इंडोनेशिया की ओर बढ़े। इस समय यहाँ के स्थानीय शासक भी भारतीय शासकों की भांति कमज़ोर हो गए थे। आगे 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों ने इंडोनेशिया के द्वीपों में आना जाना शुरू किया। इस समय इन द्वीपों की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ कोई एक ऐसा शक्तिशाली शासक नहीं था जिसके शासन को अन्य सभी लोग स्वीकार कर लेते। 1511 ईस्वी में पुर्तगाली लोगों ने मलक्का को जीत लिया। पुर्तगाली व्यापारियों के साथ साथ रोमन कैथोलिक पादरियों ने भी इन द्वीपों में आना जाना आरंभ कर दिया। हॉलैंड का प्रभुत्व। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड के डच लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के इन द्वीपों में पहुंचना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले 1605 ईस्वी में अम्बोयान द्वीप पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1641 ईस्वी में उन्होंने मलक्का को भी पुर्तगालियों से जीत लिया। डच लोगों ने इन प्रदेशों की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर हॉलैंड में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने व्यापार के साथ साथ राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना का प्रयास किया। जावा में बटेविया को अपना केंद्र बनाकर उसने अपने राजनीतिक उत्कर्ष को आरंभ किया। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और फ्रांसीसी सेनाओं ने हॉलैंड को भी जीत लिया। ठीक है। आगे है हॉलैंड पर नेपोलियन का अधिकार होने के कारण ब्रिटेन ने इंडोनेशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। 1811 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक इन द्वीपों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व रहा। वियना कांग्रेस द्वारा ये प्रदेश पुनः हॉलैंड को सौंप दिए गए। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्पर थे, किंतु हॉलैंड जैसे शक्तिशाली देश का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था। यही कारण था कि धीरे धीरे इन द्वीपों पर डच लोगों का आधिपत्य स्थापित हो गया। आगे है कल्चर सिस्टम। वियना कांग्रेस के निर्णयानुसार जब जावा, बाली आदि द्वीपों पर हॉलैंड का आधिपत्य पुनः स्थापित हुआ तो डच सरकार ने वहां के शासन को सीधा अपने हाथों में ले लिया। आगे डच लोगों ने इंडोनेशिया में एक नई आर्थिक पद्धति को आरंभ किया जो इतिहास में कल्चर सिस्टम के नाम से प्रसिद्ध है। इस परियोजना को आरंभ करने का कार्य 1830 ईस्वी में जोहाने वेन डेन बोक ने किया। इस समय इंडोनेशिया की प्रधान फसल जो था वो चावल थी। हम
सफल बोल रहे हैं, फसल थी दोस्तों, ठीक है। प्रधान फसल चावल थी। डच सरकार ने किसानों से वसूल होने वाले मालगुजारी के संबंध में यह व्यवस्था की कि सभी किसान अपनी भूमि के एक हिस्से में ऐसी फसल बोया करें जिनको यूरोप के बाज़ारों में आसानी से बेचा जा सके। ये फसलें मुख्यतः दोस्तों चाय, ईख, तंबाकू, कपास, काली मिर्च और कॉफ़ी की थीं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारा, इन फसलों की देखभाल करने के में किसानों की जो मेहनत तथा धन लगता था उसके मुकाबले उनको मिलने वाला लाभ नगण्य था। अतः वहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। डच सरकार को इससे बहुत अधिक लाभ हुआ। हॉलैंड में इस व्यवस्था के विरुद्ध जनमत तैयार होते देख 1870 ईस्वी में हॉलैंड सरकार ने कल्चर सिस्टम को समाप्त कर दिया। कल्चर सिस्टम का अंत कर डच शासकों ने इंडोनेशिया में जिस नीति को आरंभ किया उसे एथिकल पॉलिसी कहा जाता है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश के निजी क्षेत्रों के व्यवसायों को प्रोत्साहित करना था। अब नैतिक आधार पर वहाँ के निवासियों की मदद करने का उद्देश्य बनाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन आरंभ हुआ। पाश्चात्य देशों में शिक्षा प्राप्त कर जो इंडोनेशियाई युवक वापस अपने देश लौटे वे नवयुग की प्रवृत्तियों से परिचित थे। अतः 20 मई 1908 ईस्वी को उसादा में पहले राष्ट्रवादी संगठन बुद्धि उतोमो की स्थापना की गई। इसके संस्थापक एक पेंशनभोगी सरकारी डॉक्टर थे। इसके पहले नेता डॉक्टर वहीदीन सोएदिरो एसोदो थे। सोएदिरो होएसोदो थे। आगे, इस संगठन की पहली बड़ी सभा अक्टूबर 1908 ईस्वी में योग्याकार्टा में आयोजित हुई। बुद्धि उतोमो का मूल उद्देश्य इंडोनेशिया में राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल की स्थापना करना था। आगे, बुद्धि उतोमो आधिकारिक रूप से 1935 ईस्वी में भंग हो गया। शरीकत इस्लाम इंडोनेशिया में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में स्थापित एक सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन था जिसके मुख्य उद्देश्य इस्लाम के हितों की रक्षा करना तथा चीनियों से मुक्ति थे। इंडोनेशिया के व्यापारिक हितों को प्रोत्साहन देना, पारस्परिक आर्थिक सहयोग बढ़ाना, बौद्धिक एवं भौतिक कल्याण भी इस संगठन का एक उद्देश्य था। 1911 ईस्वी में स्थापित इस संगठन का मूल नाम शरीकत दगांग इस्लाम था, जिसका नाम 1912 ईस्वी में शरीकत इस्लाम कर दिया गया। यह संस्था संवैधानिक माध्यम से स्वायत्त शासन स्थापित करना चाहती थी। आगे, उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के दबाव में डच सरकार ने इंडोनेशिया में जो जनता की संसद स्थापित की उसे वोल्कसराद जनता की परिषद कहा गया है। वोल्कसराद एक शक्तिहीन संस्था थी जिसकी स्थापना 18 मई 1918 को हुई। यह एक सलाहकारी संस्था थी। 1920 ईस्वी में जावा और सुमात्रा में डच शासन के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हुआ। 1923 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले उग्रवादी नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जो इंडोनेशिया पार्टी में सम्मिलित हो गए। 1927 ईस्वी में डॉक्टर सुकर्नो के नेतृत्व में एक इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया गया। आगे, ये डॉक्टर सुकर्नो थे दोस्तों, देख लीजिए, डॉक्टर सुकर्नो यही थे,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1927 ईस्वी में इसका प्रारंभिक नाम इंडोनेशियन नेशनल एसोसिएशन था। इंडोनेशियन नेशनल एसोसिएशन था। मई 1928 ईस्वी में इसका नाम इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पार्टी रखा गया। इसको अनुशासनपूर्ण संगठन के रूप में मान्यता 1945 तक नहीं हो सकी थी। डच सरकार ने इंडोनेशिया के लोगों को संतुष्ट करने के लिए शासन में अनेक सुधार किए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष बिस्मन थे, किंतु यह कमीशन जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। अगस्त 1945 में इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी नेताओं ने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता की घोषणा की। इंडोनेशिया की रिपब्लिक सरकार का नेतृत्व डॉक्टर सुकर्नो कर रहे थे। सुकर्नो इस सरकार में राष्ट्रपति और मोहम्मद हट्टा उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, सुकर्नो जो थे वो राष्ट्रपति बने और मोहम्मद हट्टा दोस्तों उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, आगे लिंगायती समझौता 25 मार्च 1947 ईस्वी को इंडोनेशिया रिपब्लिक और डच सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जो लिंगायती या लिंगार्ड जाति समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं। पहला, इंडोनेशिया के जिन प्रदेशों पर डॉक्टर सुकर्नो की रिपब्लिक सरकार का अधिकार था, उन्हें स्वतंत्र इंडोनेशियन रिपब्लिक के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें जावा, सुमात्रा आदि मुख्य थे। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशिया में डच सरकार की अधीनता में जो अन्य प्रदेश थे, उनको और स्वतंत्र इंडोनेशियन रिपब्लिक को एक साथ मिलाकर इंडोनेशिया का स्वतंत्र राज्य संघ बनाया गया। इस राज्य संघ के अधीन इन विविध राज्यों को अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। इसमें इंडोनेशिया, बोर्निया तथा ग्रेट ईस्ट के प्रदेश शामिल थे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है नंबर 3 पॉइंट, इंडोनेशियन संयुक्त राज्य संघ और हॉलैंड को मिलाकर एक संघ बनाया गया। नंबर 4, 1 जनवरी 1949 ईस्वी तक डच तथा मित्र राष्ट्र उक्त क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटा लेंगे। लिंगायती समझौते से इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नेता पूर्ण संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप मार्च 1947 ईस्वी में ही हॉलैंड तथा इंडोनेशियन रिपब्लिक के बीच संघर्ष पुनः आरंभ हो गया और डच सेनाओं ने डॉक्टर सुकर्नो की सरकार को परास्त कर कई प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। आगे 3 अगस्त 1949 ईस्वी को डॉक्टर सुकर्नो की रिपब्लिक सरकार तथा हॉलैंड के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने पारस्परिक युद्धों को स्थगित किया तथा इंडोनेशियाई नेताओं को रिहा करने एवं इंडोनेशिया की समस्या को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए हॉलैंड की राजधानी हेग में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। आगे है हेग सम्मेलन 1949 ईस्वी के अनुसार इंडोनेशिया को एक राज्य संघ के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख स्थान डॉक्टर सुकर्नो के नेतृत्व में स्थापित रिपब्लिक सरकार को दिया गया। इंडोनेशिया समस्या के समाधान के लिए हेग सम्मेलन का आयोजन हुआ। हेग सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इंडोनेशिया संघ और हॉलैंड के पारस्परिक संबंधों के विषय में था। हॉलैंड और इंडोनेशिया दोनों राज्यों की स्थिति अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों के समान हो गई। 27 दिसंबर 1949 ईस्वी को हॉलैंड ने इंडोनेशियाई संयुक्त राज्य को प्रभुसत्ता हस्तांतरित कर दी। मलेशिया
1511 ईस्वी में पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का को जीता और बाद में 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया। 1824 ईस्वी में मलक्का अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी के बीच इस पर जापान का कब्जा रहा। मलक्का मलेशिया का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। अप्रैल 1946 ईस्वी में मलक्का और पेनांग मलय संघ का हिस्सा बना, जो बाद में 1 फरवरी 1948 को मलाया संघ बना। मलाया में फोर्स 136 क्रांतिकारियों का सहयोगी गुरिल्ला दस्ता था, जो उनको हथियार तथा खाद्य सामग्री समय समय पर पहुंचाता रहता था। आगे दोस्तों, 31 अगस्त 1957 को स्वतंत्र मलेशिया की घोषणा मरडेका हुई। ठीक है, मरडेका हुई। आगे, मरडेका का आशय है स्वाधीनता। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे और इसी के संग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसी के संग दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। 1956 ईस्वी में 26 जुलाई को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1945 में 22 मार्च को काहिरा में अरब लीग की स्थापना हुई। 1963 ईस्वी में आदिस अबाबा में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई। आगे है 1908 ईस्वी में दोस्तों 20 मई को ऊसादा में इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी संगठन बूदी उतोमो की स्थापना हुई। 1946 में 6 मार्च को हनोई समझौता संपन्न हुई। 1947 में 25 मार्च को लिंगायती या लिंगार्ड जाति समझौता संपन्न हुई 1947 में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 27 समाप्त होता है। हम लोग दोस्तों कम से कम वीडियो में लगभग 28 से 29 वीडियो में, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं है, 45 मिनट का है एवरेज, अगर लेंगे तो 45 मिनट का एक वीडियो। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोगों ने 28 क्लास में इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और इस प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री जो आप लोग कह रहे थे सर जल्दी ख़त्म करिए, उसको आज हमने समाप्त कर दिया। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट बुक में दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए।